कहानी की शुरुआत में एक आदमी को दिखाया जाता है जिसे बहुत चोट आई होती है। इसी हालत में वो पुलिस स्टेशन पहुंचता है और वहां बैठे पुलिस वालों से कहता है उसने किसी का खून किया है। इसे सुनकर पुलिस वाले कुछ देर के लिए हैरान रह जाते हैं, क्योंकि आज से पहले किसी ने खुद पुलिस स्टेशन आकर अपनी गिरफ्तारी की मांग नहीं की थी। फॉरेंसिक डॉक्टर लाश को देखकर बताता है कि उसकी पसलियां और सीने की हड्डियां टूटी हुई हैं। शरीर पर कहीं भी कटने के निशान नहीं है, लेकिन उसकी गर्दन की हड्डी और सांस की नली में फ्रैक्चर है। डॉक्टर बताता है कि ये सारे घाव एक्सीडेंट के नहीं हो सकते, ये मारपीट के निशान हैं। जिसने भी उसका कत्ल किया है वो बहुत अच्छी तरह जानता था कि शरीर के किस हिस्से पर हमला करने से इंसान की मौत हो सकती है। देखते ही जैक तुरंत गार्ड के पास जाता है और कहता है कि उसे किसी से तुरंत बात करनी है, लेकिन गार्ड कहता है कि पहले फॉर्म भरो फिर देखेंगे। जैक ने न्यूज़ में कुछ ऐसा देख लिया था कि उसके लिए तुरंत किसी से बात करना बहुत ज़रूरी था। वो कई बार गार्ड से रिक्वेस्ट करता है, लेकिन गार्ड उसकी बात नहीं मानता। तब जैक के पास अपनी बात मनवाने का सिर्फ एक ही तरीका बचता है। वो अपनी सेल में वापस जाता है और वहाँ कैदियों को बुरी तरह पीटना शुरू कर देता है। देखते ही देखते पूरी जेल में हड़कंप मच जाता है। खतरनाक कैदियों का एक झुंड जैक को चारों तरफ से घेर लेता है और सब एक साथ उस पर हमला कर देते हैं। लेकिन अकेला होने के बावजूद जैक सबको बुरी तरह मारता है। वो किसी को जान से मारना नहीं चाहता था, लेकिन जब उनके लीडर ने जैक के सिर पर भारी लोहे की रॉड से वार किया, तब जैक की आंखों में गुस्सा भर जाता है। वो लीडर के हाथ पैर तोड़ देता है और उसका आखिरी वार उसकी जान भी ले सकता था, लेकिन जैक खुद को रोक लेता है, क्योंकि उसने कसम खाई थी कि वो अब किसी की जान नहीं लेगा। थोड़ी ही देर में गार्ड्स आ जाते हैं और जैक को काबू में कर लेते हैं, लेकिन जैक लगातार यही मांग करता रहता है कि उसे ऑफिसर ल्यूक से मिलना है। जेल में इतना हंगामा करने के बाद आखिरकार ऑफिसर ल्यूक उससे मिलने के लिए तैयार हो जाती है। गार्ड्स ल्यूक को बताते हैं कि इस कैदी का नाम जैक है और पिछले 3 महीने से मारपीट करने लगा। उसका ये व्यवहार बहुत अजीब था। जब ल्यूक उससे मिलने जाती है तो जैक उससे कहता है, मैडम, मैंने जिन कैदियों को मारा है मैं उन्हें कुछ देना चाहता हूँ। अगली बार जब आप आएंगी तो मैं आपको उसके पैसे चुका दूंगा। वो चाहता था कि उन सबको एक एक सिगरेट का पैकेट मिले, क्योंकि उसमें उनकी कोई गलती नहीं थी। ल्यूक कहती है, तुम्हें क्यों लगता है कि मैं फिर यहाँ आऊंगी? क्या तुम जानते हो कातिल कौन है? इस पर जैक कहता है, कल रात जिस आदमी का मर्डर हुआ मैं उससे कभी बॉक्सिंग रिंग में लड़ा था। वो एक अच्छा बॉक्सर था। मुझे नहीं पता कि कत्ल किसने किया, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि कातिल क्या सोच रहा है, और अभी तो ये बस शुरुआत है। वो फिर से किसी को मारेगा। जैक बताता है कि कातिल ये सब बेवजह नहीं कर रहा, इसके पीछे जरूर कोई मकसद है। अगर वो सिर्फ मारना चाहता तो उसे सीधे गोली मार सकता था, लेकिन उसने बॉक्सिंग छोड़ दी और एक आर्टिस्ट बन गया। वो अपना काम कर ही रहा होता है कि तभी एक आदमी बिना उसकी परमिशन अंदर आ जाता है। मूर्तिकार उसे नीचे उतर जाने को कहता है, वरना पछताने को कहता है। तब वो आदमी अपना नाम वोंग बताता है और कहता है कि वो आज उससे फाइट करने आया है। मूर्तिकार लड़ना नहीं चाहता था, लेकिन किट के दौरान मूर्तिकार नोटिस करता है कि वोंग का एक पैर छोटा है, यानी वो पूरी तरह सामान्य नहीं है। लेकिन अपाहिज होने के बावजूद भी वोंग बहुत खतरनाक फाइटर होता है। मूर्तिकार उस पर कई जानलेवा वार करता है, लेकिन आखिरकार वोंग उसकी एक टांग तोड़ देता है, जिससे वो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पाता। आखिर में वोंग एक बहुत ही खतरनाक किक मारता है, जिससे मूर्तिकार की गर्दन टूट जाती है और उसकी वहीं मौत हो जाती है। ल्यूक हैरान होकर पूछती है कि तुम्हें ये सब कैसे पता? तब जैक बताता है कि जिस आदमी की मौत हुई है उसकी किक बहुत मशहूर थी और कातिल ने उसे किक मारकर ही मारा है। पहले जो आदमी मरा था वो एक बॉक्सर था, इसलिए उसे मुक्कों से मार मार कर मारा गया, यानी कातिल हर आदमी को उसकी ही कला से मार रहा है। जैक कहता है कि आगे की जानकारी वो तभी बताएगा जब उसे जेल से बाहर निकाला जाएगा। पुलिस के पास अभी तक कत्ल की कोई ठोस वजह नहीं थी और केस हाथ से निकल सकता था, इसलिए ल्यूक सिफारिश करके जैक को टेम्पररी तौर पर जेल से बाहर निकलवा देती है। उसे एक टेम्पररी पास और एक मोबाइल फोन दिया जाता है जो उसे 24 घंटे चालू रखना था। जैक केस को देखकर कहता है कि मर्डर के तरीके से साफ पता चलता है कि कातिल मार्शल आर्ट्स बहुत अच्छी तरह जानता है। उसके शिकार सभी अलग अलग तरह के फाइटिंग एक्सपर्ट्स हैं, इसलिए हो सकता है कि अगला शिकार भी कोई बड़ा फाइटर ही हो। जैक ल्यूक से कहता है कि उन्हें मॉन्ग सिटी चलना चाहिए, क्योंकि उसे लगता है कि कातिल वहां जरूर जाएगा। उधर हम सीरियल किलर को देखते हैं जो दीवार पर अपने अगले शिकार का नाम लिखता है। इसके बाद वो एक और फाइटर के पास जाता है जो ग्रैपलिंग का एक्सपर्ट होता है, लेकिन वोंग उसे भी आसानी से मार देता है। जब तक जैक और ल्यूक वहां पहुंचते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। लाश को देखकर जैक अंदाजा लगा लेता है कि उसे कैसे मारा गया होगा। लाश की हालत देखकर साफ था कि हत्यारे ने उसे मारने के लिए खतरनाक ग्रैपलिंग टेक्निक का इस्तेमाल किया था। वे लोग अभी जांच कर ही रहे होते हैं कि तभी जैक की नजर वोंग पर पड़ती है, जो थोड़ी दूर खड़ा उन्हें देख रहा होता है। जैक तुरंत उसका पीछा करने लगता है, लेकिन वोंग बिजली की तरह तेज था। वो एक लंबी छलांग लगाकर दूसरी बिल्डिंग पर कूद गया, लेकिन जैक ऐसा नहीं कर पाया। वोंग दूर खड़े होकर सीधा जैक की आंखों में देखता है, जैसे उसे चैलेंज दे रहा हो कि तुम मुझे नहीं पकड़ सकते। इसके बाद जैक अपने घर लौटता है। उसे देखते ही उसकी पत्नी शिन योंग उसे जोर से थप्पड़ मारती है, क्योंकि वो बिना बताए इतने सालों तक दूर रहा था। लेकिन जैक उसकी नाराजगी समझता था, इसलिए वो गुस्सा नहीं होता और उसे गले लगा लेता है। जैक अपने पिता से भी माफी मांगता है, क्योंकि उसने उनकी बात नहीं मानी थी। उसे लगता था कि दूसरे क्लब को हराकर उसका नाम हो जाएगा, लेकिन वो गलत था। उसी लड़ाई में उसके हाथों एक आदमी की मौत हो गई और उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। जैक को परेशान देखकर शिन उसके हाथ में एक धागा बांधती है। वो कहती है कि जब भी तुम्हें गुस्सा आए इसे देखना, इससे तुम्हें खुद पर काबू रखने में मदद मिलेगी। एक दिन जैक घर के काम में शिन की मदद कर रहा होता है, तभी उसे एक बॉक्स में वही स्टैंप मिलता है जो किलर हर मर्डर के बाद लाश के पास छोड़ जाता था। ये देखकर जैक चौंक जाता है। वो शिन से पूछता है कि
ये तुम्हें कहाँ से मिला? शिंट बताती है कि करीब 3 महीने पहले एक आदमी यहाँ आया था और उसने ये स्टैम्प तुम्हें देने के लिए कहा था। ये सुनते ही जैक समझ जाता है कि खतरा अब उसके ऊपर भी मंडरा रहा है और किलर उसे भी मारना चाहता है। अगले दिन जैक और ल्यूक एक ऐसे आदमी के पास जाते हैं जिसे इस स्टैम्प के बारे में जानकारी होती है। वो उन्हें बताता है कि कई 100 साल पहले ये स्टैम्प उन फाइटर्स को दिया जाता था जो लड़ाई में हार जाते थे। वो केस के बारे में बात कर ही रहे थे कि तभी वहाँ बैठा एक बूढ़ा आदमी उनकी बातें सुन लेता है। वो कहता है कि वो उस आदमी को जानता है। करीब 6 साल पहले उसने मुझे भी लड़ाई की चुनौती दी थी और मुझे हराने के बाद उसने मुझे बिल्कुल ऐसा ही स्टैम्प दिया था। उस बूढ़े आदमी से जैक को पता चलता है कि वो आदमी यहीं पास में रहता था। इसके बाद पुलिस उसके एड्रेस पर सर्च ऑपरेशन शुरू कर देती है। वहाँ की मकान मालकिन बताती है कि वोंग अपनी बीमार पत्नी के साथ यहीं रहता था, लेकिन कुछ महीने पहले वो एडवांस किराया देकर यहाँ से चला गया। जब जैक उसके कमरे में पड़ी चीजों को देखता है तो वो समझ जाता है कि वो यहाँ बहुत ही खतरनाक ट्रेनिंग करता था। मकान मालकिन बताती है कि वो हर रोज अपने चेहरे पर कोई सफेद चीज रगड़ता था जिससे कभी कभी उसके चेहरे से खून भी निकलने लगता था। जैक बताता है कि ये एक बहुत पुरानी ट्रेनिंग टेक्निक है जिसमें नमक का इस्तेमाल किया जाता है। चमड़ी को सख्त बनाने के लिए उस पर नमक रगड़ा जाता है ताकि शरीर ज्यादा मार सह सके। उन्हें दीवार पर कुछ नोट्स भी मिलते हैं जिनसे पता चलता है कि वो नंबर 1 फाइटर बनना चाहता था और इसी वजह से वो दुनिया के बेहतरीन कुंफू और मार्शल आर्ट्स मास्टर्स को मार रहा था। अब उन्हें कातिल के बारे में सब कुछ पता चल चुका था, बस उसे ढूंढना बाकी था। जैक कहता है कि अब उसे वापस जेल जाना होगा क्योंकि उसे रिहा करने की यही शर्त थी। लेकिन काफी सोचने के बाद ल्यूक उसकी पत्नी को भी अपने साथ ले जाने का फैसला करती है क्योंकि यहाँ उसकी जान को खतरा हो सकता था। जैक कहता है कि कातिल का अगला शिकार एक ऐसा आदमी होगा जो हथियार चलाने में माहिर है। इससे पहले कि वोंग उसके पास पहुंचे, जैक और ल्यूक पहले ही उसके पास पहुंच जाते हैं। वो आदमी तलवार चलाने में माहिर था और अब एक रेस्टोरेंट चलाता था। जैक को पता चलता है कि कई साल पहले उस तलवार मास्टर का एक्सीडेंट हुआ था जिसके बाद डॉक्टरों ने उसके हाथ में मेटल रॉड फिट कर दी थी। ये सुनते ही जैक समझ जाता है कि वो गलत आदमी के पास आए हैं क्योंकि वोंग कभी किसी कमजोर या अधूरे फाइटर से नहीं लड़ेगा। तभी जैक को याद आता है कि उस मास्टर का एक स्टूडेंट हांगकांग में एक मशहूर एक्शन स्टार है जिसे तलवारबाजी उसी ने सिखाई थी। इसके बाद हम हांगकांग में एक फिल्म सेट देखते हैं जहां एक एक्शन फिल्म की शूटिंग चल रही होती है। एक्शन स्टार लुई फैन अपना स्टंट करने वाला होता है और कहता है कि ये कोई फिल्मी फाइट नहीं है, सब लोग यहाँ से चले जाओ। ये देखकर फिल्म का पूरा क्रू वहां से भाग जाता है। इसके बाद वोंग लुई फैन को फाइट के लिए चैलेंज करता है। लुई भी अपनी तलवार उठा लेता है और दोनों के बीच जबरदस्त तलवारबाजी शुरू हो जाती है। लुई तलवार चलाने में माहिर था, लेकिन वोंग की खतरनाक ट्रेनिंग और ताकत के सामने वो ज्यादा देर टिक नहीं पाता। वोंग उसकी पीठ में तलवार घुसा देता है, लेकिन इसके बावजूद भी वो हार नहीं मानता। कुछ देर बाद दोनों के हाथ से तलवार छूट जाती है, जिसके बाद वोंग एक धारदार ब्लेड निकालता है और उस पर हमला कर देता है। वो लुई को कई बार चाकू मारता है और आखिर में उसके गले की नस काटकर उसे मार डालता है। ये खबर सुनकर जैक कहता है कि वोंग पर नंबर 1 बनने का जुनून सवार है। वो हर उस इंसान को मार रहा है जो उसे बेहतर फाइटर है। अगर उसे रोका नहीं गया तो वो हर बड़े फाइटर को मार डालेगा। इसी बीच पुलिस कमिश्नर ल्यूक को फोन करके बताता है कि पिछले 3 मर्डर पहले ही अखबारों में सुर्खियां बन चुके थे, लेकिन कल रात हुआ कत्ल थोड़ा अलग था। वो आदमी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ था, इसलिए मीडिया इस केस को लेकर पुलिस पर जबरदस्त दबाव बना रहा था। पुलिस कमिश्नर इस केस को जल्द से जल्द बंद करना चाहता था, लेकिन ल्यूक कातिल को पकड़ने के लिए उससे 72 घंटों का समय मांगती है। उधर मीडिया ने उस कातिल को कुंफू किलर का नाम दे दिया था। उसका खौफ इतना बढ़ गया था कि जूडो, कराटे और कुंफू सीखने वाले स्टूडेंट्स तक उसके नाम से डरने लगे थे। एक दिन पुलिस को वोंग का फोन आता है, लेकिन वो सिर्फ जैक से बात करना चाहता था। फोन पर वोंग जैक से कहता है कि मुझे शुक्रिया नहीं कहोगे तुम्हें जेल से बाहर निकालने के लिए। तुम कुंफू में इतने माहिर हो कि अगर आगे कहता है कि उस दिन जब हम छत पर मिले थे तो तुमने मुझे काफी निराश किया, लेकिन मुझे उम्मीद है कि अगली बार जब हम आमने सामने होंगे तो तुम मुझे कड़ी टक्कर दोगे। अगर तुम चाहो तो मैं इसमें तुम्हारी मदद भी कर सकता हूँ। अगर मैं तुम्हारी बीवी को मार दूं तो तुम किसी को भी मार सकते हो। ये सुनते ही जैक का खून खौल उठता है, लेकिन वोंग उसे कहता है कि मुझे रोकने का बस एक ही तरीका है और वो है मेरी जान लेना। उनकी बातचीत के दौरान पुलिस उसकी लोकेशन ट्रेस कर लेती है, लेकिन जब तक पुलिस वहां पहुंचती है वोंग वहां से जा चुका होता है। इस बातचीत से ल्यूक समझ जाती है कि कातिल जैक को बहुत अच्छी तरह जानता है, इसलिए वो अपने लोगों से कहती है कि जैक के पिछले 3 सालों के कॉल रिकॉर्ड्स और उससे मिलने वाले लोगों की पूरी लिस्ट निकाली जाए। साथ ही वो वोंग को पकड़ने के लिए लुकआउट नोटिस भी जारी कर देती है ताकि वो देश छोड़कर भाग ना सके। फोरेंसिक रिपोर्ट से उन्हें पता चलता है कि जो नमक वोंग अपने चेहरे पर रगड़ता था वो एक छोटे से गांव से लाया गया था। पुलिस तुरंत उस गांव में पहुंचती है और काफी तलाश के बाद वे लोग आखिरकार वोंग के घर तक पहुंच जाते हैं। ल्यूक सबको साफ आदेश देती है कि उस पर अभी कोई गुनाह साबित नहीं हुआ है, उस पर सिर्फ शक है, इसलिए कोई भी उस पर गोली नहीं चलाएगा। इसके बाद पूरी पुलिस फोर्स उसके घर की तलाशी लेती है, लेकिन काफी ढूंढने के बाद भी उन्हें वहां वोंग नहीं मिलता। तभी ल्यूक की नजर उसकी पत्नी की अस्थियों के पास रखे ताजे फूलों पर पड़ती है। फूल बिल्कुल ताजे थे, इसलिए ल्यूक समझ जाती है कि वोंग यहीं आसपास है और बहुत ज्यादा संभावना है कि वो कल यहाँ जरूर आएगा क्योंकि अगले दिन उसकी पत्नी का जन्मदिन था। ल्यूक सबको आदेश देती है कि घर की सभी चीजें बिल्कुल वैसी ही वापस रख दी जाएं जैसी पहले थी। बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि यहाँ पुलिस आई थी। इसके बाद वे लोग घर के आसपास कई जगहों पर सर्वेलेंस कैमरे लगा देते हैं ताकि जैसे ही वोंग वहां आए उसे तुरंत पकड़ लिया जाए। अगले दिन उनका अंदाजा सही साबित होता है। वोंग वापस अपने
घर आता है। उसके चेहरे पर अजीब सी मायूसी होती है, जैसे उसने अपनी जिंदगी में बहुत बड़ी गलती कर दी हो। इसके बाद हमें फ्लैशबैक में उसकी बीमार पत्नी दिखाई जाती है, जिसकी तबीयत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। उसे कैंसर था और वोंग के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो उसका इलाज करवा सके। वो अपनी पत्नी का दर्द और तकलीफ देख नहीं पा रहा था। एक दिन गुस्से और बेबसी में उसने अपनी पत्नी का गला दबाकर उसे मार दिया। उसकी पत्नी की मौत कैंसर से नहीं हुई थी, बल्कि वोंग ने खुद उसे मार दिया था। इस बात के लिए वोंग खुद को कभी माफ नहीं कर पाया। वो आगे बढ़ ही रहा होता है कि तभी उसकी नजर कुछ कुत्तों पर पड़ती है, जो अभी भी बंधे हुए थे। वोंग समझ गया कि यहाँ कुछ गड़बड़ है और पुलिस तुरंत हरकत में आ गई। इसी बीच जैक के फोन रिकॉर्ड्स और जेल की सीसीटीवी फुटेज भी निकलती है। फुटेज देखकर ल्यूक हैरान रह जाती है, क्योंकि उसमें साफ दिख रहा था कि पिछले 3 सालों में वोंग कई बार जैक से जेल में मिलने आया था। इसका मतलब था कि वो दोनों एक दूसरे को पहले से जानते थे। ये देखकर ल्यूक को शक हो जाता है और वो तुरंत जैक पर गन तान देती है, क्योंकि उसे लगता है कि जैक भी वोंग के साथ मिला हुआ है। कोई और रास्ता न देखकर जैक उसकी गन छीन लेता है, लेकिन वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था, इसलिए वो सबको एक कमरे में लॉक करके वहां से भाग जाता है। उधर वोंग पुलिस वालों से घिर जाता है, लेकिन वो एक एक करके सभी पुलिस वालों को हरा देता है और वहां से निकल जाता है। ल्यूक अपने लोगों को ऑर्डर देती है कि जैक भी वोंग से मिला हुआ है, इसलिए उसे रोका जाए और जरूरत पड़े तो उसे गोली भी मार दी जाए। ये सुनते ही शिन घबरा जाती है और जैक को ढूंढने निकल पड़ती है। इसी बीच वोंग अपने घर पहुंचता है, लेकिन वहां पहुंचकर देखता है कि उसकी पत्नी की अस्थियां वहां नहीं है। तभी शिन उसके सामने आती है और अस्थियां दिखाकर कहती है कि जैक का पीछा छोड़ दो, वरना तुम्हें ये अस्थियां कभी नहीं मिलेंगी। ये सुनते ही वोंग गुस्से में उस पर हमला कर देता है। दोनों के बीच जबरदस्त तलवारबाजी होती है। शिन भी तलवार चलाने में माहिर थी, लेकिन वोंग उससे ज्यादा खतरनाक फाइटर था। वोंग कहता है कि तुम्हारा ये हुनर सिर्फ खेल के लिए है, असली मार्शल आर्ट्स मारने के लिए होता है। वो शिन को बुरी तरह घायल कर देता है और उसे मारने ही वाला होता है कि तभी वहां जैक पहुंच जाता है। जैक शिन की हालत देखकर समझ जाता है कि उसकी हालत बहुत ज्यादा क्रिटिकल है। जैक तुरंत एम्बुलेंस बुलाने को कहता है, लेकिन उसकी सुनने वाला वहां कोई नहीं था, क्योंकि वोंग पहले ही लगभग सभी पुलिस ऑफिसर्स को मार चुका था। तभी जैक की नजर वोंग पर पड़ती है, जो उसके सामने से गुजर रहा होता है। शिन उसे लड़ने से मना करती है, लेकिन जैक उसकी बात नहीं मानता। अस्थियों का कलश गिरकर टूट जाता है और अस्थियां जमीन पर बिखर जाती हैं। ये देखकर वोंग गुस्से से पागल हो जाता है। वो जैक पर पागलों की तरह हमला करने लगता है। लड़ते लड़ते दोनों पानी में गिर जाते हैं। पुलिस उन्हें ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वोंग एक पुलिस वाले को मारकर उसकी बोट छीन लेता है। ल्यूक उसकी बोट का पीछा करती है, लेकिन वोंग बोट चलाने वाले पुलिस वाले को भी मार देता है। दूर जाने के बाद पुलिस उसे घेर लेती है, लेकिन वोंग अपनी जान की परवाह किए बिना पूरी स्पीड से अपनी बोट पुलिस की बोट से भिड़ा देता है। जब तक पुलिस वाले पानी से बाहर निकलते हैं, वोंग वहां से निकल जाता है। इसके बाद हम जैक को देखते हैं, जो अपने किए पर बहुत पछता रहा था। वोंग जेल में उसे खत लिखकर सवाल पूछा करता था और अब जैक को यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसने अनजाने में एक कातिल को ट्रेनिंग देकर उसकी मदद की। उसे लगने लगा था कि कहीं ना कहीं वोंग सही तो नहीं, क्योंकि मार्शल आर्ट्स का इस्तेमाल जान लेने के लिए भी किया जा सकता है। जैक सोचता है अगर वो जेल से निकलते ही वोंग को मार देता तो आज शिन को ये सब नहीं झेलना पड़ता। वहीं दूसरी तरफ हम ल्यूक को देखते हैं, जो केस से हटाए जाने के बाद भी चुपचाप इस केस पर काम कर रही थी। तभी उसे एक सीक्रेट दरवाजे के पीछे कुछ लोगों के नाम लिखे हुए मिलते हैं। उन नामों में से ज्यादातर लोगों को वोंग पहले ही मार चुका था, लेकिन उनमें एक नाम अभी भी बाकी था। ल्यूक तुरंत उस आदमी के बारे में जानकारी निकालती है और उसे बचाने के लिए उसके पास जाने लगती है। वहीं दूसरी तरफ हम वोंग को देखते हैं, जो उससे पहले ही वहां पहुंच चुका था। उसका अगला शिकार कुंफू छोड़कर अब एक साधारण ट्रक ड्राइवर की नौकरी कर रहा था। वोंग उसके ट्रक का पीछा करता है और उसके सामने जाकर खड़ा हो जाता है, लेकिन उसके आगे जो होता है उसकी उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। ट्रक से जैक बाहर निकलता है। दरअसल जैक पहले ही उस आदमी को खतरे के बारे में बता चुका था और उसे बचाने के लिए वहीं इंतजार कर रहा था। वोंग जैक को देखकर कहता है कि मुझे देखकर तुम भागे नहीं, इसका मतलब तुम लड़ने के लिए तैयार हो। मैं तुम्हारा यही रूप देखना चाहता था। इसलिए वो उसे उतनी आसानी से नहीं मार पा रहा था जितनी आसानी से उसने बाकी फाइटर्स को मारा था। लड़ते लड़ते वोंग पूरी तरह थक जाता है और इसी मौके का फायदा उठाकर जैक उसे जोरदार लात मारता है। इसके बाद वो अपने दोनों हाथों से उसकी खोपड़ी पर जोर से वार करता है, जिससे वोंग एकदम सुन पड़ जाता है। लेकिन जैक यही नहीं रुकता और वो वोंग को पागलों की तरह लगातार मारता रहता है और आखिर में एक खतरनाक वार करके उसे जमीन पर गिरा देता है। जैक उसे मारने ही वाला होता है कि तभी वोंग रहम की भीख मांगते हुए हार मान लेता है। वो कहता है कि जरा अपने आप को देखो, मैं इसी जैक को देखना चाहता था, आओ मुझे मार डालो। जैक अपने हाथ में बंधे उस धागे के लिए होते हैं। उसे मारने से पहले वोंग उसे वही स्टैंप देता है जो वो अपने बाकी हार चुके अपोनेंट्स को देता था। जैक समझ चुका था कि अब उसका अंत तय है, लेकिन जब जैक थोड़ी देर बाद अपनी आंख खोलता है तो वो देखता है कि वोंग उसके बगल में मरा पड़ा है। दरअसल जब वोंग उसे मारने ही वाला था तभी वहां ल्यूक पहुंच गई थी। उसने वोंग को सरेंडर करने को कहा, लेकिन जब वो नहीं माना और उस पर हमला करने की कोशिश की तो ल्यूक को मजबूरन उसे गोली मारनी पड़ी। इसके 3 महीने बाद हम जैक को देखते हैं, जो अब पूरी तरह ठीक हो चुका था। उसने जो किया था वो जानकर अब जेल के कैदी भी उसकी इज्जत करने
लगे थे। कुछ समय बाद ल्यूक उससे मिलने आती है और उसे बताती है कि हमने तुम्हारे केस की फिर से जांच कराने के लिए अदालत में अर्जी डाल दी है, बहुत जल्द तुम्हें रिहा कर दिया जाएगा। ल्यूक ये भी कहती है कि वो चाहती है जेल से बाहर आने के बाद जैक पुलिस वालों को मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग दे ताकि वे और मजबूत बन सकें। कुछ समय बाद जैक को बाइज्जत रिहा कर दिया जाता है। जेल से बाहर आने के बाद वो एक स्कूल खोलता है जिसमें वो बच्चों को मार्शल आर्ट सिखाने लगता है। अब उसका मकसद नंबर 1 बनना नहीं था, बल्कि वो हर कमजोर इंसान को मजबूत बनते देखना चाहता था। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।